एवरीवन, मैं से सात्विक खरे। आज अपने एशियन हिस्ट्री कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में हम अपने इंडस वैली को लेकर डील कर रहे थे टॉपिक। तो जहाँ तक हमने देखा कि हम इंडस वैली के कुछ पार्ट्स को पढ़ रहे थे। हमने पहला पार्ट में फाउंडेशन के रूप में इंडस वैली के कुछ टर्म्स पढ़ी, सिविलाइजेशन क्या होता है, डिस्कवरी कैसे हुई, नॉर्मल क्लेचर कैसे चलता है, टाइमलाइन कैसे चलती है, इसके बारे में समझे थे। फिर हम ग्रेजुअली धीरे धीरे करके पार्ट 2 में अर्ली हड़प्पा फेज के बारे में डिस्कस करें, अर्ली इंडस वैली फेज के बारे में बात करें, जहाँ पे हमने डिबेट को समझा, अर्ली हड़प्पा फेज समझा, फिर ट्रांजिशन समझा। ग्रेजुअली हम आगे बढ़े। पार्ट 3 में हमने मैच्योर हड़प्पा के फेज को शुरू किया था। हमारे मैच्योर हड़प्पा फेज यहाँ से शुरू होता है। हमने पार्ट 4 में भी मैच्योर हड़प्पा फेज को डील किया था, जहाँ पे हमने पार्ट 3 में देखा था मैच्योर हड़प्पा की साइट समझी थी। साइट्स में दो प्रकार की चीजें पढ़ी थी, एक पढ़ा था सिटीज के हिसाब से पढ़ा था और एक पढ़ा था जनरल फीचर्स। फिर इसके बाद हमने लास्ट पार्ट में हमने एनवायरनमेंट के बारे में समझा था, क्लाइमेटिक कंडीशन की थ्योरीज पढ़ी थी और सब्सटेंसेस कैसे चल रहे थे, कैसे डाइवर्सिटी ऑफ प्रोफेशन हो रहा है चीज़ों, कैसे कैसे लोग एग्रीकल्चर के अलावा भी कई कामों में व्यस्त हो रहे हैं। और आखिरी आखिरी हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू लेके हमने अपनी चीज़ों को कंक्लूड किया था। आज जो हमारा पार्ट 5 है, ये भी मैच्योर फेज को ही डील करता है एक्चुअली। ये तीनों पार्ट मैच्योर फेज को डील करने वाले थे। लास्ट पार्ट में हम अपना डिक्लाइन की तरफ जाएंगे। तो जो आज का टॉपिक है हमारा, वो रिलीजन्स को लेके है कि पूरे इंडस वैली की सिविलाइजेशन में हम जब एक एनालिसिस करते हैं एविडेंसेस का, आर्कोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स का, तो क्या उससे हमें कोई दृष्टिकोण समझ में आता है कि यहाँ से कोई भाई एक धार्मिकता की चीज समझ में आ रही है, एक विश्वास की चीज समझ में आ रही है, एक सुपरस्टिशंस, एक रिचुअलिस्टिक पैटर्न समझ में आ रहा है। इस चीज के बारे में समझेंगे। हम बरियल प्रैक्टिसेस के बारे में न्यूलिथिक के पहले से समझते आ रहे हैं कि भाई जो बॉडी की बरियल प्रैक्टिस हो रही है वो कुछ ना कुछ कल्चर में आ रही है। कई प्रकार की बरियल प्रैक्टिसेस के बारे में ऑलरेडी सुना है। अब हम इस प्रैक्टिस को देखेंगे कि भाई इंडस वैली के टाइम पे क्या प्रैक्टिस हो रही थी, इसके बारे में समझेंगे। और आज की इस पार्ट की लास्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे ट्रेड के बारे में, कि हमने मेसोपोटामिया के साथ में कैसा ट्रेड किया और हमारा खुद का आपस में कैसा ट्रेड कनेक्शन चल रहा था। और फिर हम इसको ट्रेड के सेंट्रिक पूरी क्लासेस को समझने की कोशिश करेंगे। और लास्ट पार्ट में जो हमारा रहेगा, जो पार्ट 6 रहेगा, जो आगे पढ़ेंगे, वो डिबेट को लेकर रहेगा कि डिक्लाइन कैसे हुआ। ठीक है। तो जो पार्ट 5 तक का पार्ट रहा, ये हमारा मैच्योर फेज तक को डील करेगा और पार्ट 6 हमारे डिक्लाइन की तरफ लेके चला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले टॉपिक की तरफ, रीजन। उसके पहले मैं आपको बताऊं कि हमने अर्ली हड़प्पा को फेस पढ़ा था। अर्ली हड़प्पा के मैच्योर हड़प्पा के फेस पे गए और अभी हम मैच्योर हड़प्पा में अपना आखिरी कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। इसमें रिलीजन हो गया और हमारा ट्रेड हो गया। इसके बाद में हम लेट हड़प्पा में अपना डिक्लाइन की तरफ जाएंगे। तो अब आप इमेजिन करिए कि आप भारत के इस वाले विस्तार क्षेत्र में है, वेस्ट वाले विस्तार क्षेत्र में है। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सेटलमेंट्स हैं इंडस वैली में, जो मैच्योर फेज के लोग हैं, वो मैच्योर फेज में इंडस वैली के लोग अपने रिलीजन के लिए क्या कर रहे थे, रिलीजियस प्रैक्टिसेस कैसी समझ में आती है और हमारे पास बरियल प्रैक्टिसेस कैसी दिखती है। इन दोनों चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि हमारा टाइम पीरियड चल रहा है कि 2600 बीसी से लेके अप्रोक्सीमेटली 1900 बीसी के लगभग हम काम कर रहे हैं अपना। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। ये हमारा एक्चुअली पार्ट 5 है और आप इसके पहले के पार्ट कंटिन्यू देखते आएंगे तो आपके पास में कनेक्टिविटी आएगी, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक को एनालिसिस करके आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं। अच्छा, मैं आपसे चीज पूछूंगा कि आपको मैंने एक साइट पे भेजा, ठीक है। आप इस साइट पे गए, आपके पास में कई प्रकार के ऑब्जेक्ट्स मिले। उन ऑब्जेक्ट्स को आपने समझा, देखा और कई प्रकार के आपको स्टेटस मिलते हैं। स्टेटस से आपको पता चलता है कि या तो खिलौना हो सकता है या फिर रिचुअल पर्सपेक्टिव से भी चीजें हो सकती है। मतलब अब आप अपनी पूरी साइट के आर्टिफैक्ट्स को देखोगे, समझोगे, सील्स को फिर से देखोगे, पोर्ट्री को फिर से देखोगे और अब आप देखोगे धर्म के नजरिए से। क्या यहाँ पे कोई रिचुअल का एस्पेक्ट समझ में आता है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या यहाँ पे जो आज के टाइम पे, जो आज अपन कहते हैं ना एथनो आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस कहते हैं कि पुरानी चीजों से आज को अपन जोड़ रहे हैं, या जो आज की चीजें हम फॉलो कर रहे हैं, क्या वो इंडस वैली में भी सिमिलरिटीज कुछ दिख रही है, क्या वो धार्मिकता से हमें कुछ ना कुछ जोड़ रही है। तो आज हम अपने पैटर्न को, उस रीजन के पैटर्न को समझ के और इंडस वैली के आर्टिफैक्ट्स का एनालिसिस करेंगे कि हमें क्या चीजें मिलती हैं और क्या उसमें कनेक्शन जुड़ रहा है, जिस कारण से हम कोई थ्योरी बना पाए। ठीक है। और ये थ्योरी आर्कियोलॉजिस्ट बना के देते हैं अपन को, कई प्रकार की थ्योरीज अपने इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। क्योंकि देखिए इंडस वैली में एक्चुअली एक इंटरप्रिटेशन ही चल रहा है चीजों का कि ये होता होगा, ये होता होगा। जैसे जैसे स्क्रिप्ट और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा, हमारे पास में और कुछ चीजें क्लियरिटी के रूप में आने लगेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे रिलीजियस और बरियल प्रैक्टिसेस के बारे में हमारा टॉपिक आज का है। सबसे पहले जब हमारे जॉन मार्शल साहब ने बताया था कि भाई इंडस के बारे में पता चला है, सन 1931 में उन्होंने अपनी बुक में हड़प्पा रिलीजन के बारे में मेंशन किया। तो पहली बार हमारे पास में हड़प्पा का एक रिलीजियस एस्पेक्ट हमें समझ में आता है। ठीक है। कैसे रिलीजियस एस्पेक्ट, मतलब हड़प्पा में कुछ प्रकार का धार्मिक धार्मिक गतिविधियों के ऊपर किसी आर्कियोलॉजिस्ट ने लिखा और उसको आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। वो जॉन मार्शल साहब थे, उन्होंने पहली बार एक रिलीजियस एस्पेक्ट में भी हड़प्पा के आर्टिफैक्ट को समझने की कोशिश करी है।
अब देखते हैं इसके बाद में कई प्रकार की रिसर्चेस आई हैं, कई प्रकार के आर्कोलॉजिस्ट ने वर्क किया, हम उनका समराइजेशन ही पढ़ रहे हैं। तो हम फीचर्स देखें हड़प्पा के कि भाई रिलीजियस फीचर्स क्या है। देखिए पीवाईक्यू आ चुका है ऑलरेडी, इसके ऊपर मैं लास्ट में कोशिश करूंगा डिस्कस करूं। इसके ऊपर पीवाईक्यू आया है रिलीजियस एक्सपेक्ट के ऊपर, तो हम देखेंगे। देखिए सबसे पहली चीज यहाँ पे हमें पता चलता है कि अभी फर्टिलिटी कल्ट पे विश्वास करते थे लोग। फर्टिलिटी कल्ट के एविडेंस मिलते हैं। जैसे अब देखिए फर्टिलिटी कल्ट मतलब क्या होता है। जैसे क्या होता था पहले, एग्रीकल्चर बना, एग्रीकल्चर से हमें ग्रेजुअली सरप्लस मिलने लगता है। सरप्लस आप समझ रहे हैं क्यों मिल रहा है, धीरे धीरे करके हमारे पास में, हमने लास्ट में पढ़ा था एग्रीकल्चर वाला पॉइंट पूरा समझ के आ रहे हैं। जब एग्रीकल्चर सरप्लस मिलता है तो इकोनॉमी भी प्रॉस्पेरिटी में चली जाने लगती है, और जब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होती है ग्रेजुअली ट्रेड होने लगता है। ठीक है, अब एक चीज सोचिए, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और ट्रेड डायरेक्टली कनेक्टेड कैसे है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी से। अगर एग्रीकल्चर फेलियर होता है तो क्या सरप्लस बनेगा, नहीं। क्या इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी, नहीं। क्या ट्रेड हो पाएगा, नहीं। तो लोगों को पता चल रहा था कि एग्रीकल्चर जो एक उपार्जना होती है, मतलब उगाने वाला पॉइंट चलता है ना, क्रॉप प्रोडक्टिविटी से इनका रिलेशन होता है। सिमिलरली सेम वे में हड़प्पा, हम जो हड़प्पन्स हैं, हड़प्पा के लोग हैं, उनके साथ में हमें एविडेंस मिलते हैं कि फीमेल डाइटीज को भी वर्शिप करते थे। मतलब वो महिला की मूर्ति बना के उसकी पूजा करते थे। और इसी कारण से कई ऑथर्स ने इसको मदर गॉडेस का फिगर भी बोला है कि भाई मदर गॉडेस की इमेज है। ऐसा क्यों होता था? देखिए मदर गॉडेस को फर्टिलिटी कल्ट से जोड़ा गया है कि देखिए मदर भी तो एक अपने बच्चे को जन्म देती है। तो सिमिलरली मदर के कारण ही हमारे पास में आगे जाके जनरेशन आगे बढ़ती है, बच्चे आते हैं, हमारी पॉपुलेशन आगे बढ़ रही है, नेक्स्ट जनरेशन आ रही है। इसी रूप में हड़प्पन्स भी मदर को एक पूजने के रूप में जोड़ते हैं। आज भी अपन कहते हैं कि हम अपनी माता को बहुत पूजते हैं, देवी के रूप में मानते हैं, वही पॉइंट चलता है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि हो सकता है शक्ति के कल्ट से जोड़ते होंगे, शक्ति के रूप में जानते होंगे, मदर गॉडेस के रूप में जानते हैं। और दूसरा, वो लिंग और योगिनी को भी सिंबल्स के रूप में जोड़ते थे कि भाई ये भी क्रिएशन के पार्ट है, इस कारण से यहाँ पे भी इस चीज का क्रिएशन से जोड़ा जाता है। तो हमें पॉइंट पता चलता है फर्टिलिटी कल्ट को वो पहले एग्रीकल्चर से भी जोड़ते हैं, और फर्टिलिटी कल्ट को एज अ ह्यूमन एवोल्यूशन के रूप में जोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे मदर गॉडेस और यहाँ पे लिंग और योगिनी की भी पूजा करी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारे पास में कई एविडेंसेस मिलते हैं जब मेल को भी एज अ गॉड वर्शिप किया गया है। मेल को एज अ गॉड वर्शिप कैसे किया है कि देखो, जॉन मार्शल साहब कहते हैं, जो अब देखिए इंटरप्रिटेशन वर्ड चलेगा, क्योंकि एक्चुअली ये जो टॉपिक है डिबेट के टॉपिक्स हैं, डिबेट के टॉपिक, क्योंकि एक व्यक्ति ने इंटरप्रिटेशन दी है उसके हिसाब से अपन चीज समझ रहे हैं। अब जॉन मार्शल साहब कहते हैं कि भाई हमारे पास पशुपति जैसी सील मिली है। अब पशुपति तो आज के अपन भगवान को कल्चर से जोड़ते हैं, बट उन्होंने उस चीज को जोड़ने की कोशिश करी। देखिए ये कहा है कि भाई देखिए पशुपति की सील है, यहाँ पे ये मोहनजोदड़ो मिलती है, जहां पे पता चलता है कि भाई एलिफेंट, टाइगर, बफेलो, राइनो और 2 डियर को रिप्रेजेंट किया गया है, जहां पे वो एनिमल्स के सराउंडेड है। देखिए राइनो, बफेलो, 4 डियर है, टाइगर है, एलिफेंट है, और एक स्क्रिप्ट मिलती है। देखिए मैं जूम करूं, ये पशुपति सील है। इसको यहाँ पे जॉन मार्शल साहब कहते हैं कि ये जो प्रोटेक्टर ऑफ एनिमल्स है। अब देखिए एक चीज समझ के देखिए, इनको कहा जाता है लॉर्ड्स ऑफ एनिमल, मतलब ये प्रोटेक्टर ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। अब देखिए क्या है, जैसे आप हड़प्पन पीपल है या मैं हड़प्पन पीपल हूँ, मेरे पास में जीवन में जीने के लिए 2-3 मोटिव है। खाना, एग्रीकल्चर, फर्टिलिटी जो बाय बर्थ हो रही है, मदर को मैंने पूजना शुरू किया। दूसरा चीज जो मेरे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एनिमल्स। अब एनिमल को रक्षा कौन कर रहा है? पशुपति जी के नाम से उन्होंने कहा है कि भाई देखिए ये भगवान है, ये एनिमल की वर्शिप करेंगे तो हम इनकी वर्शिप करेंगे तो हमारे एनिमल सेफ रहेंगे, हमारे एनिमल खत्म नहीं होंगे, हमारे एनिमल्स बढ़ते जाएंगे, हमारे एनिमल की सिक्योरिटी बढ़ेगी, हमारे मतलब जो भी चीजें हैं, एक एनिमल को प्रोटेक्टर ऑफ द वर्ल्ड के रूप में उन्होंने देखा है, नेचर और द प्रोटेक्टर ऑफ द वर्ल्ड। इसी कारण यहाँ पे कई प्रकार के राइनो, बफेलो, डियर्स ऐसे हमें एग्जाम्पल मिलते हैं। तो लॉर्ड ऑफ एनिमल के रूप में भी जोड़ा जाता है पशुपति जी को। आगे देखते हैं, हमारे पास में एविडेंसेस मिलते हैं कि हड़प्पन पीपल्स नेचर की भी वर्शिप करते थे, और उसमें नेचर में ट्री की वर्शिप भी हमें समझ में आती है। हमें कई प्रकार की हड़प्पन सील मिली है, कॉपर टैबलेट्स मिली है, जहां पता चलता है कि ट्री, प्लांट, एनिमल, इन सबको भी रिलीजियस सिग्निफिकेंस के रूप में जोड़ा जाता होगा। हमारे पास में कई एविडेंस मिलती है बबूल। देखिए बबूल के ट्री को और पीपल के ट्री को एक एज रिलीजियस और डिवाइन स्पिरिट के रूप में जोड़ा जाता है। आज के टाइम पे भी आप देखेंगे बबूल की पूजा होती है, पीपल की भी पूजा होती है। जैसे आप हिंदू कल्चर में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा पीपल की आज भी पूजा होती है। ठीक है, कई लोग मानते हैं कि पीपल की जो ब्रांचेस है उसको सिर पे आप रखते हैं तो आपको पास में ग्रेट विजडम मिलती है, मतलब एक आंतरिक वो उपलब्धि मिलती है, एनलाइटमेंट मिलता होगा एक पॉइंट से। कई प्रकार की सील्स हमें दिखाती हैं कि भैया ट्री की वर्शिप होती होगी मोहनजोदड़ो और चान्होदारो में। हमारे पास में समी ट्री के भी कई एग्जाम्पल मिलते हैं कि भाई ये गार्जियन स्पिरिट से जुड़ा होता होगा, कुछ स्पिरिचुअल चीज जुड़ी होगी उससे। तो पता चलता है कि यहाँ के लोग पेड़ों को भी जोड़ के चलते थे। अब देखिए पेड़ को जोड़ने के पीछे भी कई प्रकार के रीजन होते हैं। आज के टाइम पे अगर हम नीम की पूजा करते हैं, हम तुलसी की पूजा करते हैं, तो पता रहता है कि इससे बहुत ज्यादा हर्बल बेनिफिट्स भी है। तो मे बी उनको कुछ ना कुछ चीज बेनिफिट समझ में आते होंगे, उनको लगता होगा कि भाई ये
पेड़ बहुत स्पेशल पेड़ है, इसको हम खाते हैं तो हमारा बुखार ठीक हो जाता होगा, इससे हमारे डिजीज ठीक हो जाते होंगे, तो शायद इस कारण से वो उस चीज की वर्शिप करने लगते होंगे। आगे देखेंगे हमारे पास में एनिमल वर्शिप भी मिलती है। एनिमल वर्शिप के पीछे रीजन क्या है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कर रहे हो, या एनिमल पे डिपेंडेंट भी है, क्योंकि ये खाना पीना भी ऐसे चल रहा है, डेयरी मिल्क मिल रहा है, कई प्रकार की चीजें प्रोटेक्शन के रूप में भी ये यूज कर रहे हैं, और डरने के लिए भी एनिमल की वर्शिप करते हैं कि भाई ये जानवर हमारे पास ना आ जाए, भैया दूर रहे। जैसे मान लीजिए कभी किसी को सांप ने काट लिया, अपने समझ में आएगा भी सांप से दूर रहना है, इनकी पूजा करो, सांप से दूर रहना है। तो हमें कई प्रकार की ऐसी चीजें मिलती हैं जहाँ पे बुल्स, स्नेक्स, एलिफेंट, टाइगर और इन सबसे एक रिलीजियस एस्पेक्ट जोड़ा गया है। हमारे पास में कई सीन्स में बुल को एक मेल स्ट्रेंथ के रूप में जोड़ा गया है कि भाई आपकी शक्ति, जैसे बुल को एज अ मेल मेल के हिसाब से जोड़ा गया है कि भैया शक्तिशाली बनो, बुल जैसा शक्तिशाली बनो। ठीक है, हमारे पास में कई टेराकोटा की इमेजेस मोहनजोदड़ो में मिलती हैं जो बुल से संबंधित है। हमारे पास में टाइगर को एज अ ह्यूमन के हिसाब से भी जोड़ा गया है, टाइगर और बुल एलिफेंट के हिसाब से जोड़ा गया है चीजों को। हमें पता चलता है यूनिकॉर्न को भी एक स्पेशल प्रायोरिटी दी गई है कि भाई यूनिकॉर्न का भी कुछ मैथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस रहा होगा उनके टाइम पे। आपने अगर हड़प्पा की मूवी देखी है मोहनजोदड़ो, उसमें भी वो कहता है कि भाई ये स्पेशल एक एनिमल जो बिल्कुल आखिरी में सीन में दिखता है कि यूनिकॉर्न दिखता है। भाई आपको, अगर आपको याद हो, ये यूनिकॉर्न की सील है जो आपको बिल्कुल आखिरी मिलता है, जिसको बहुत ये माना जाता है कि बहुत ही भैया पवित्र चीज मुझे दिख गई है। अब यहाँ से हमारा नया वो चीज शुरू होगी, आप मूवी देखना तो पॉइंट समझ में आएगा। आपको कई प्रकार के एमुलेट्स मिलते हैं जहाँ पे टेराकोटा के शेल्स, मेटल्स और स्वास्थ्य के भी एग्जाम्पल में, स्वास्थ्य का आप समझते हैं ना, ये वाली चीज होती है, इसके भी एविडेंसेस मिलते हैं। तो हो सकता है प्रोटेक्शन ऑफ लक के रूप में ये एज ए रिलीजियस एस्पेक्ट में जोड़ते होंगे चीजों को। आगे देखेंगे हमें पास में कई रिचुअल की भी एस्पेक्ट मिलती है कि भाई ये पूजा पाठ में भी कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते होंगे, कुछ भी एक्शंस करते होंगे जो पूजा पाठ से संबंधित है। देखते हैं क्या हमें पता चलता है। यहाँ पे दो प्रकार की इमेजेस मिलती हैं कि जहां पे कई कई प्रकार की ऐसी हैं जहां पे वो व्रती वोटिव यूज कर रहे हैं, कल्टिंग मतलब टेम्परेरी यूज के लिए रिचुअल्स कर रहे होंगे। उन्होंने एक छोटी सी मूर्ति बनाई, उसकी पूजा करी, फिर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो कई हमारे पास में ऐसे एग्जांपल मिलते हैं, छोटी सी इमेजेस है, उसको तोड़ दिया, उसको सिग्निफिकेंसली ज्यादा लंबे समय तक यूज नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है कि नॉट इंटेंड फॉर लॉन्ग टर्म वर्शिप नहीं कर रहे होंगे उसकी, और कंटिन्यूस रिलीज प्रैक्टिस के अलग अलग चीज समझ में आए टेराकोटा फिगर्स की। मतलब दो प्रकार के टेराकोटा फिगर्स मिले हैं, कई ऐसे समझ में आ रहे हैं कि उनको लंबे समय तक पूजा गया है, कई ऐसे मिले कि तोड़ दिया गया है, जिसमें फीमेल की फिगर्स ज्यादा मिली है। ठीक है, और उनकी लोकेशंस को भी चेंज कर दिया जाता है कहीं ना कहीं, वो भी पॉइंट समझ में आता है। हमारे पास में सैक्रिफिकल ऑफरिंग्स की भी चीजें मिलती हैं। सैक्रिफिकल ऑफरिंग्स क्या, हमें फायर एल्टर्स मिलते हैं। फायर एल्टर्स मतलब होता है हवन करने के कुंड, हवन करने का वो एक जो प्लेटफॉर्म होता है जिसमें हवन होता है, हवन कुंड मिलते हैं। तो ये कालीबंगन में मिलते हैं, हवन कुंड मिलते हैं। और अब ये आगे जाके और एग्जीबिशन का बनावली, रागेश्वर और कई जगह राखीगढ़ी से साइड से मिलते हैं। और हमें लगता है कई कई जगह कम्युनिटी में भी मिलते हैं। मतलब क्या हो सकता है कि कई लोग इकट्ठे बैठ के हवन करते हैं। आज के टाइम पे भी आप देखिए, पूजा पाठ में इकट्ठे बैठ के लोग हवन करते हैं, आपने देखा होगा, बड़े विशाल रूप से हवन के कार्यक्रम होते हैं। और ये फायर एल्टर्स हो सकता है उस टाइम पे फायर के वर्कशिप को इंडिकेट करते हो। आज के टाइम पे हम हवन से एक और इंटरप्रिटेशन जोड़ते हैं कि भाई हम हवन में भोजन समर्पित करते हैं, वो भगवान को वायु देवता के थ्रू जाता है। ठीक है, सिमिलरली हो सकता है ये वर्कशिप ऑफ फायर को समझते। देखिए आपको एग्जांपल याद होगा कि कई जगह हमारे पास में ऐसे एग्जांपल मिले हैं जहां पे ट्रांजिशन में फायर के बहुत बड़े बड़े मासिव एविडेंस दिखे कि भाई बहुत खतरनाक आग लगी थी। तो हो सकता है फायर से डरते होंगे या फायर को यूज कर रहे होंगे रेगुलर बेसिस पे, उसकी कीमत पता है, इस कारण से उसको एज अ पूजा के रूप में यूज कर रहे हो। हमारे पास में रिचुअल बात के एग्जाम्पल मिलते हैं जो हमें ग्रेट बात मिलता है, हमें मोहनजोदड़ो के टाइम पढ़ा था। ग्रेट बात हो सकता है वहां पे कुछ सेरेमनी प्रैक्टिस होती होगी, जैसे हड़प्पा की मोहनजोदड़ो मूवी में आपने देखा होगा, वहां पे भी सेरेमनी होती है। मोहनजोदड़ो एग्जाम्पल है। हमारे पास में कई प्रकार के एनिमल सेक्रीफाइसेस की भी चीजें समझ में आती है कि भाई यहाँ पे एनिमल सेक्रीफाइस, देखिए यहाँ पे हो सकता है एनिमल सेक्रीफाइस के बारे में बात कर रहे हो कि मैं एनिमल को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। आज भी आप देखेंगे तो कई इंडियन कल्चर में कई रिलीजियस गॉड्स को एनिमल सेक्रीफाइस की चीजें समर्पित की जाती हैं। वो कहते हैं ना, बलि करके चढ़ाई जाती है वो चीजें। यहाँ पे हम एविडेंसेस कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, कि हो सकता है वहां पे भी वैसे चलता होगा। हमारे पास में कई फ्यूनरल प्रैक्टिस मिलती है। देखिए हमने रिलीजियस प्रैक्टिस पढ़ ली क्या क्या होती है, अब हम देखेंगे फ्यूनरल प्रैक्टिस मतलब बरियल प्रैक्टिस कैसी थी। बरियल प्रैक्टिस हम देखेंगे कि भाई ये आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हैं, और ये हमारे पास में मेसोलिथिक के बाद में भी कल्चर समझ में आता है बरियल का। हमारे ये कैसे पता चला कि आफ्टर लाइफ बिलीव करते हैं, भाई ग्रेव गोड हमें मिलते हैं। ग्रेव गोड मतलब क्या, जो उनकी ग्रेव है उसके साथ में कई उनके सम्मानित ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, खाने के बर्तन मिलते हैं, इस कारण से समझ जाते हैं कि भाई आफ्टर लाइफ को बिलीव करते होंगे। बट यहाँ पे अगर अपन मेसोपोटामिया से कंपेयर करें तो मेसोपोटामिया कंपेयर में हमारे यहाँ थोड़े से कम ही मिले हैं, सिंपल है, मॉडेस्ट है। क्योंकि जब आप मेसोपोटामिया के ग्रेव गोड्स देखेंगे आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पे तो बहुत ज्यादा चीजें रखी गई हैं, मतलब रॉयल ग्रेव गोड्स बनाए गए हैं, बहुत हाई फाई चीजें रखी गई हैं।
तो उस हिसाब से हम अगर कंपेयर करेंगे तो हमें लगता है कि हमारे यहाँ लोगों के अभी ये विश्वास रहता होगा कि भैया जो भी चीजें हैं जीवन में उपयोग करो और आफ्टर लाइफ में हमें इतना उपयोग नहीं करना है, जो भी चीजें हम जीवन में उपयोग करना है, शायद ये आइडियोलॉजी लेके चलते होंगे। हमारे पास में कई प्रकार के बरियल प्रैक्टिस मिलते हैं जहां पे बॉडी को एक एलोंगेटेड पार्ट में ब्रेक चैम्बर में रखा जाता है। हम बरियल देखिए, हम देखेंगे, देखिए ये राखी गढ़ी का बरियल है और ये हड़प्पा का बरियल है। कई प्रकार के बरियल मिले हैं, अलग अलग बरियल मिले हैं। देखिए स्ट्रक्चर्स हैं, ये ग्रेव बोर्ड्स हैं, मतलब ग्रेव के साथ में रखे हुए ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, ठीक है। और इनमें भी अलग अलग शेप्स में रखे गए हैं, कई अलग एंगल में रखे गए हैं, उनका बॉडी पॉस्चर अलग रखा गया है। और टिपिकली जनरली नॉर्थ टू साउथ हमें पॉइंट समझ में आता है कि जो उनका हेड है वो नॉर्थ साउथ में रखा जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है कि बरियल प्रैक्टिस नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में रखते हैं। अब देखिए बरियल प्रैक्टिस में डाइवर्सिटी थी, मतलब पूरे इंडस कल्चर में भी हमने डाइवर्सिटी पॉइंट को भी देखते हुए चल रहे हैं। तो डाइवर्सिटी में हम देखेंगे तो बरियल कल्चर में भी डाइवर्सिटी थी। लोथल में आपको कई प्रकार के डबल डबल बरियल मिलते हैं। सुक्ता कोड़ा में आपको, सुरकोतरा में आपको पॉट बरियल्स मिलते हैं, मतलब पॉट के अंदर बरियल रखा है और उसके अंदर ग्रेव बोर्ड्स रखे हैं। कई जगह आपको पोस्ट क्रीमेशन बरियल मिलते हैं, मतलब पहले व्यक्ति को जलाया गया है फिर उसको बरियल में दफनाया गया है। ये हड़प्पा में एविडेंसेस कई जगह मिलते हैं। कई कई जगह पे सिंबॉलिक बरियल मिलते हैं, कालीबंगा में वुडन कफन्स भी मिलते हैं, वुडन के एग्जाम्पल मिलते हैं कि भाई यहाँ पे वुड के अंदर दबाया गया होगा इनको। ब्रिक्स के कफन्स मिलते हैं हमें कि मतलब गुम्मे के साथ, मतलब जो ब्रिक है उसके साथ लेयर बना के उनको दफनाया गया होगा, ठीक है। ये हमें लोथल में मिलते हैं। ये आप याद रखिए पॉइंट्स, स्पेशल पॉइंट्स हैं, क्योंकि हमें अर्न बरियल्स मिलते हैं। ये बहुत कम थे बट लेटर फेज में ज्यादा मिलने लगते हैं, दिखने लगते हैं। हम जब लेटर फेज के बारे में पढ़ेंगे तो कुछ और चीज समझ में आएगी। फ्रैक्शनल बरियल मिलते हैं और हमें कंप्लीट बरियल मिलते हैं हड़प्पा में, ठीक है। और हमें पिट बरियल मिलते हैं कालीबंगन में। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि भाई इनके अंदर कुछ ना कुछ रीजनल वेरिएशन चल रहे होंगे कल्चर्स को। जैसे अगर आप छोटा सा एग्जाम्पल लें, आज के टाइम पे भी जो फ्यूनरल प्रैक्टिस होती है, जैसे मैं एक बार साउथ में था, मैंने चेन्नई साइड में कल्चर देखा था कि जब कोई व्यक्ति खत्म होता है तो वहां पे वो एक आइडियोलॉजी लेकर चलते हैं कि यार मैं, ये व्यक्ति अब एक आउटर एनर्जी के पास चला गया, तो एक खुशी का पल है। तो वो लोग रात भर सेलिब्रेट करते हैं, फिर सुबह नेक्स्ट डे क्रीमिनेशन की प्रोसेस होती है। तो अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के पैटर्न होते हैं। आप नॉर्थ में आके देखेंगे तो अलग पैटर्न चलता है। इनफैक्ट आप अगर अपने ही रीजन में आप 100 300 400 किलोमीटर बाद चले आएंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे रिचुअल प्रैक्टिस में भी अलग अलग हो गया, रिचुअल प्रैक्टिस में भी अलग अलग बड़ी प्रैक्टिस होने लगी है। तो कुछ ना कुछ चीज समझ में आती है कि फिर आप लोग कहते हैं कि भाई ये पूजा मेरे घर नहीं होती है, ये पूजा यहाँ होती है, स्पेशल पूजा है, देखिए यहाँ पे ये अच्छा होता है या हम लोग क्या नहीं होता है। इस प्रकार से आपको पता चलेगा आज भी हम बरियल प्रैक्टिसेस है, मतलब जो हमारा लास्ट जो वो होता है अंतिम संस्कार वाला जो क्रीमेशन प्रैक्टिस होती है, उसमें भी आज भी हमारे पास में कई रीजन वेरिएशन है। तो सिमिलरली हड़प्पा के टाइम पे भी कई प्रकार के रीजन वेरिएशन होते होंगे। आगे देखेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है ट्रेड से संबंधित। देखिए जब हमारे पास में एग्रीकल्चर का सरप्लस बनता है, वो सरप्लस को हम कहीं ना कहीं बांटने जाएंगे और उस बांटने से हम कुछ चीजें एक्सचेंजेस करेंगे, वो हमारा ट्रेड कहलाएगा, ठीक है। अब ट्रेड कहाँ कहाँ होता है इन चीज के बारे में समझेंगे। जनरली जब हम इंडस वैली को समझते हैं, जब इंडस वैली के विस्तार को समझने की कोशिश करते हैं, तो पता चलता है कि इंडस वैली के इस वाले क्षेत्र का जो ट्रेड था वो दो तरह से चल रहा था। एक चल रहा था इंटरनल ट्रेड, मतलब विद इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब क्या कि ये अपने ही अंदर आपस में ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। और आपस में आसपास की कॉपर माइंस की साइड से कुछ ना कुछ चीज ले रहे थे। दूसरा एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड मतलब क्या, देखिए मतलब एक तो हो गया इंटरनल ट्रेड, मतलब जितनी हड़प्पा की साइट्स है ए बी सी डी, ये लोग आपस में जुड़ के ट्रेड कर रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड में हमें पता चलता है ट्रेड इंटरेक्शन बिटवीन कंटेम्प्रेरी चालकुलितिक कल्चर एंड एडजेसेंट रीजन, मतलब क्या कि जो भारत के इस विस्तार में चालकुलितिक कल्चर्स थे, आहार बनास कल्चर, जोधपुरा कल्चर, इनसे इनका व्यापार चल रहा है, बट ये आउटसाइड ऑफ इंडस वैली है। तो एक पॉइंट ये चलता है कि भाई ये चालकुलितिक कल्चर से ट्रेड कर रहे थे। दूसरा ये वेस्टर्न रीजन से ट्रेड कर रहे थे, मतलब यहाँ का इंडस वैली का वेस्ट, मतलब अफगानिस्तान, इराक, ईरान, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से हम अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और हम मेसोपोटामिया तक को लिंक करेंगे। देखते हैं, पहला हम पॉइंट पढ़ेंगे इंटरनल ट्रेड के बारे में समझेंगे, मतलब अब आप पूरे इंडस वैली के साइट्स को देखेंगे और अब आप देखेंगे कि इंटरनल ट्रेड के दृष्टिकोण से चीजें कैसे चल रही थी, ठीक है। देखते हैं इंटरनल ट्रेड। अब देखिए कोई भी ट्रेड का पॉइंट पढ़ेंगे, चाहे आप इंटरनल पढ़ो या फिर आप एक्सटर्नल पढ़ो, हम 4-5 बिंदुओं पर बात करेंगे, 4-5 फैक्टर्स को चश्मा लगा के देखने की कोशिश करेंगे। पहला हम देखेंगे क्या क्या ऐसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं जो हमारा ट्रेड को प्रूव करते हैं, ठीक है, कि भाई यहाँ पे ट्रेड। दूसरा क्या क्या ट्रेड्स में गुड्स ट्रांसफर होते थे, एक्सचेंजेस होते थे, कौन कौन से मेजर रूट्स जो ये फॉलो करते थे। जैसे देखिए ये दिख रहा है भैया ऋतिक रोशन जा रहे हैं ट्रेडिंग करने की। पहली बार अगर आपने मूवी देखी होगी तो ऋतिक रोशन की जो स्टार्टिंग होती है वो आमरी से दिखाई जाती है कि वो आमरी से मोहनजोदारो जा रहा है, तो ये आमरी से मोहनजोदारो जा रहे हैं जनाब, ठीक है। फिर क्या क्या मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे कि भाई बुलक कार्ट से जा रहा है, देखो हमें दिख रहा है ये एक एनिमल लेके जा रहे हैं, कई चीजें समझ में आती है देखने से। देखो पोल्ट्री भी दिख रही है, सामान बटोर के लेके जा रहे हैं अपना बनाया हुआ, और बड़े खुश भी है।
ठीक है, और क्या क्या एक्सचेंज के सिस्टम थे इनके बारे में पढ़ेंगे। तो लगभग 4-5 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम डील करेंगे। अभी हम इंटरनली भी इन पॉइंट्स को डील करेंगे, जब हम एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे तो भी हम डील करेंगे। चलिए जानते हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे इंटरनल ट्रेड के बारे में। इंटरनल ट्रेड की जब आर्कोलॉजिकल एविडेंस की हम बात करते हैं तो हमें कई प्रकार की सील्स मिलती हैं। अब इंटरनल मतलब क्या, आप देख रहे हैं भारत के इस विस्तार में इंडस के विदिन होने वाले ट्रेड मतलब क्या, यहाँ पे हड़प्पा मोहनजोदारो से कैसे कनेक्ट है, हड़प्पा आमरी से कैसे कनेक्ट है, हड़प्पा लोहतल से कैसे कनेक्ट है, ये वाला जो ट्रेड का पैटर्न है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमें कई प्रकार की सील्स मिलती हैं, सीलिंग्स मिलती है जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज को लगता होगा, ट्रेडिंग कम्युनिटीज को डिनोटेड होती होंगी। हमें कई प्रकार के टेराकोटा मॉडल्स मिलते हैं, जो बुलक कार्ड्स के मॉडल, देखिए बुलक कार्ड का मॉडल समझ में आता है। हमें कई प्रकार के कार्ड्स के रट्स मिलते हैं जो कि इम्प्लांटेड ऑन ग्राउंड है। मतलब ये जो देखिए क्या होता है, जब कार्ड चलती है तो धीरे धीरे करके स्क्रैचेस बना जाती है रोड पे, तो वो कई कई जगह छोटे छोटे में स्क्रैचेस के एविडेंस मिलते हैं कि भाई यहाँ पे कार्ड चलती होगी। तो एक तरह से डबल टैली हो रही है चीजें। हमारे पास बोर्ड्स की सील्स मिलती हैं, देखिए बोर्ड का एविडेंस दिखा रहा है कि भाई यहाँ पे बोर्ड का कुछ ना कुछ ट्रेड होता होगा, हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए क्या क्या चीजें ट्रेड होती होंगी आपस में, मतलब इंडस वैली के साइड्स में, जैसे हड़प्पा कहाँ गया हमारा, जैसे इंडस वैली के इस रीजन में आपस में क्या क्या ट्रेड में चीजें क्या एक्सचेंज करते होंगे। देखिए रॉ मटेरियल एक्सचेंज करते होंगे। हमें लोथल सुरकुतरा में कॉटन के एविडेंस मिलते हैं कि कॉटन को मोहनदारो और हप्पा में आसपास में एक्सचेंज करते होंगे। हमें टिन के एग्जांपल मिलते हैं कि ये जो टोशा माइंस है हरियाणा, वहां से टिन को एक्सचेंज होता होगा चीजों में। हमें पता चलता है कि फर्नेस गुड भी जाते हैं यहाँ वहां, लोथल से चानूदारो में स्पेशलाइज अपने बीट्स के एविडेंस मिलते हैं कई प्रकार के। मतलब क्या, फर्नेस गुड को भी यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं और रॉ मटेरियल को भी सिटी में ट्रांसफर हो रहा है। सिमिलरली देखिए विलेज और सिटी का एक इंटरेक्शन चल रहा है। विलेज से जा रहे हैं रॉ मटेरियल सिटी में, और सिटी से बना बनाया फर्नेस फूड विलेज में भी जा रहा है। तो एक प्रकार से एक्सचेंज चल रहा है कम्युनिटीज के बीच में। इस कारण से हमें पता चलता है कि इनके बीच में गुड्स का ट्रांसफर हो रहा है। अब क्या क्या रूट्स से इंटरनली रूट्स देखेंगे, तो जब इंटरनल रूट्स हम देखेंगे तो पूरे हड़प्पा कल्चर जोन है, मतलब जो हड़प्पा का कल्चर जोन ये वाला है, हड़प्पा पूरे जोन में हम देखेंगे बलूचिस्तान, सिंध, राजस्थान, चोलिस्तान, पंजाब, गुजरात, अपर दोआब वाले रीजन में हमें ट्रेडिंग रूट समझ में आते हैं। और इन ट्रेडिंग रूट्स को जब ज्योग्राफिकल सेटलमेंट्स के हिसाब से पढ़ेंगे और रॉ मटेरियल के हिसाब से पढ़ेंगे तो पता चलेगा सिंध और साउदर्न बलूचिस्तान वाला रीजन एक ट्रेड रूट बनता है। चोलिस्तान कोस्टल सिंध, अपर सिंध और सेंट्रल एरिया वाला एक जो इंडस का पूरा एक बनता है, और इंडस प्लेन का राजस्थान के साथ में एक पूरा कनेक्टिविटी वाला एरिया बनता है। तो पता चलता है कि लगभग 3 प्रकार के मेजर ट्रेड रूट चल रहे होंगे जो आपस में दूसरे कनेक्ट कर रहे होंगे। अब इंटरनल ट्रेड में भी कई प्रकार के इंटरेंट्स, अब देखिए इंटरनल ट्रेड में भी क्या है, ज्योग्राफी अलग अलग है। कई साइट्स अंदर है जहां पे रिवर नहीं है, कहीं पे सी का एरिया नहीं है, सी कोस्टल एरिया नहीं है, तो वो कुछ और रूट पैटर्न फॉलो करेंगे। जहां पे इनके पास में रिवर के एविडेंसेस है, सी के एविडेंस, तो वहां पे वो कुछ और पैटर्न फॉलो करेंगे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के रूप में। तो जैसे पता चलता है इनलैंड रूट से मिलते हैं, जैसे बलूचिस्तान और चोलिस्तान वाला जो एरिया है हमारा, यहाँ पे पता चलता है कि इनलैंड रूट्स को ज्यादा फॉलो किया जाता होगा, ठीक है। और कहीं कहीं पे मैरीटाइम रूट से मिलते हैं, मतलब क्या, जैसे कोस्टल साइट्स हैं, देखिए जैसे ये है, जैसे लोहतल हो गया, देखिए यहाँ पे लोहतल, धोलावीरा गुजरात, सुक्ता जेंडोर, और मकारन कोस और बालाकोट वाला सिंध वाला जो एरिया है, देखिए ये सुक्ता गेंज जो ये हो गया, लोहतल हो गया, और ये हमारा ओलमिंदो हो गया, आमरी हो गया, सुक्ता जेंडोर हो गया। ये लोग क्या करते होंगे, अब देखिए लोहतल से कोई सामान जाना तो ऐसा तो जाएगा नहीं। उनको पता है कि भाई अगर हम यहाँ से जाएंगे तो हमें आसान पड़ेगा, तो ये मेराइन रूट का फॉलो करते थे, ठीक है। मतलब क्या कि ये लोग मेराइन रूट को फॉलो करने लगे थे। ये अपने ट्रेड को, इंटरनल ट्रेड को भी, मतलब ये बाहर नहीं जा रहे हैं, लोथल से अपना सामान लेके यहाँ पे सुक्ता जंडोर में गए, लोथल से सामान लेके सुक्ता कोडा में गया, ठीक है, सूर्यकोटरा में गया, ढोलावीरा के पास जाता है। ये रिवर्स को अब यूज करते हैं, कहीं कहीं पे जो रिवर्स आ रही उनको भी एज अ हेल्प ले रहे थे कि जिससे उनका नेवल सिस्टम अच्छा हो पाए, ठीक है। आगे देखते हैं अब क्या क्या ट्रांसपोर्ट की चीजें थी। हमें कार्ड्स के एग्जांपल मिलते हैं, बोन्स और टेराकोट के मॉडल मिलते हैं जो कार्ड की एविडेंस दिखाते हैं। देखिए कार्ड अभी तक एग्जिस्ट तो करती नहीं है, खत्म हो गई है, बट हमारे पास में मॉडल्स के कारण हम समझ पाते हैं कि भाई यहाँ पे ये लोग कार्ड का यूज करते होंगे। हमारे पास में कार्डनवास मिलते हैं, मतलब ट्रेडर्स का एग्जांपल पता चलता है कि यहाँ पे जो लोग थे वे इकट्ठे ग्रुप में ट्रेवल करते होंगे, एनिमल्स को लेकर चलते होंगे, ऑक्स को लेकर चलते, शीप्स, गोट, डंकी, ऐसे कई प्रकार के एनिमल्स को लेकर चलते। देखिए ये जा रहे हैं भैया मोहनदारो के लोग, इकट्ठे ग्रुप में चल रहे हैं, ठीक है। हमारे पास मेट्रो हप्पा में कई एविडेंस मिलते हैं। देखो जो मेट्रो हप्पा के एंड और जो लेटेड फेज वाला है, हमें पास में उसमें कैमल के एविडेंस मिलते हैं। मेट्रो हड़प्पा के एंडिंग में हमें कैमल के एविडेंस मिलते हैं, और कैमल की बोन हमें कालीबंगन में मिलती है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या ट्रांसपोर्ट के साधन थे, हमारे पास बोट भी था। जैसे हमें डॉकयार्ड का एग्जांपल मिलता है ना, लोथल में हमें सील भी मिलती है, देखिए ये बोट बनी है, सील क्लियरली दिख रहा है बोट है, हाँ। तो हमारे पास में बोट के एग्जांपल मिलते हैं। हमें पता चलता है कि भाई जो इनका एक्सचेंज का सिस्टम था, मोड ऑफ पेमेंट था, वो मोड ऑफ पेमेंट पेटीएम, गूगल पे नहीं था, ये बार्टर सिस्टम के यूज करते थे। मतलब क्या, अगर आप हड़प्पा, अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्लीज
पूरी हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ने के बाद एक बार मोहनजोदारो मूवी जरूर देखें। मोहनजोदारो मूवी में आपको पॉइंट पता चलेगा, बाहर से हॉर्सेज आ रहे हैं, बाहर से चाइनीज, बाहर से अलग अलग कल्चर के लोग आ रहे हैं जो अपने अपने सामान को बेच रहे हैं, और उसको देख के ऋतिक रोशन बहुत शौक फील करते हैं, अरे भाई ये क्या चीज़ है, अरे भाई ये क्या चीज़ है, वो आपको बताएगा ट्रेड क्या होता है। तो एक बार आप मूवी को जरूर देखना। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे, अभी हमने इंटरनल ट्रेड के बारे में समझ लिया, अब हम देखेंगे एक्सटर्नल ट्रेड की कहानी कैसे चलती है। ठीक है, अब एक्सटर्नल ट्रेड में हम दो प्रकार की चीजें देखेंगे। एक देखेंगे जो वो अपने चालकोलिथिक कल्चर से ले रहे थे, आहार बनास कल्चर से ले रहे थे, और दूसरा देखेंगे जो वेस्ट से देख रहे थे। ठीक है, देखते हैं इसमें एविडेंसेस क्या क्या मिलते हैं। हमें कई प्रकार के एविडेंस मिलते हैं। जैसे हड़प्पा से कई संबंधित चीजें हमें मेसोपोटामिया की साइट्स मिलती हैं, जैसे किश, लगश, निपुर और ये मेसोपोटामिया की साइट्स है, मतलब हड़प्पा से जुड़ी हुई चीजें हमारे यहाँ पे एविडेंस मिलते हैं। देखिए मेसोपोटामिया का भी एग्जीबिशन हो रहा है, हड़प्पा का भी एग्जीबिशन हो रहा है। जब आर्कियोलॉजिस्ट सिमिलरिटीज देखे तो पास बहुत सारी सिमिलरिटीज मिलती है। हमारे पास में कई कैमलिन्स बीड्स मिलती हैं, और उन बीड्स, और वो जहां तक कि रॉयल ग्रेव्स ऑफ उर, मतलब उर के जो लोग हैं, राजा के जो ग्रेव्स हैं वहां मिलती हैं, और वो जो सिलेंडर के सीड्स हैं वो इंडस की है, मतलब उनके ग्रेव बोर्ड्स में भी आपको इंडस के एविडेंसेस मिलते हैं। हमें कई प्रकार के मोटिव्स मिलते हैं जो बुल्स को लेके चल रहे हैं, और जहाँ पे हड़प्पा का इन्फ्लुएंस मिलता है। हमें सिलेंडर सील्स हैं जो हड़प्पा स्टाइल की मिलती है, जो मर्चेंट के साथ में काम कर रहे हैं उनको देख के समझ में आता है। देखिए ये इंडस सील है जो हमें किश में मिली है, जो अपनी मेसोपोटामिया की साइट है। देखिए अभी आपको समझ में आ रहा है ना, आपने सील्स के बारे में पढ़ा था कि देखो ये सील इंडस सील है। हमें कई जो बीड्स मिलती हैं जो इंडस के पास में पाई जाती थी, वो हमें मेसोपोटामिया की साइट से मिलती है। तो इन कारणों से हम कह पा रहे हैं कि भाई इनके बीच में कुछ ना कुछ आपस में रिलेट रहता होगा, और कई कई जगह हमें सिमिलर सील्स मिली हैं जहाँ पे मेसोपोटामिया और इंडस के बारे में इकट्ठी चीजें भी समझ में आ रही हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या गुड्स ट्रांसपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। पहले हम पढ़ेंगे एक्सपोर्ट, फिर हम पढ़ेंगे इम्पोर्ट। अब भाई इंडस से क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट होती थी बाहर, तो देखते हैं इंडस कहाँ का क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट करता था। इंडस साइट्स वेस्ट एशिया में बीड्स, टेक्सटाइल और जो सी क्रीचर्स के काउच होते हैं, ये चीजें एक्सपोर्ट करता था। अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, पर्शियन गल्फ साइड आइवरी आइवरी ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसफर करता था, बेचता था। मेसोपोटामिया में एविडेंस मिलते हैं कि देखिए मेसोपोटामिया क्या है कि मेसोपोटामिया की स्क्रिप्ट डिसाइफर हो गई है। तो मेसोपोटामिया एक जगह लिखा गया है कि भाई हमारे पास मेहुआ वाली जगह है, लैप्सी लजोली, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एर्बनी, आइवरी, टोटाइस शेल, चिकन लाइक बर्ड, डॉग, कैट, ऐसी चीजें आती थी। तो जो मेसोपोटामिया के स्क्रिप्ट में जिसको मेहुआ मेहुआ कहा गया है, वो हमारा इंडस रीजन है। देखिए ये पुराने नेम है, ये मेहुआ कहा जाता था, ये मगन वाला रीजन कहलाता था, डायमंड कहला जाता था, और ये सुमेर, ये उनकी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग कहला जाता है। अपन ने नाम नहीं रखे हैं, ये वहां के राजा ने वहां पे बताया एक साइड, एक एविडेंस में कि भाई वहां पे मेलुआ के पास के लोग हमें ये चीजें बेचते थे, यहाँ से हमारा ट्रेड चल रहा था। ये देखिए शंख, यहाँ हमें जो शंख के एविडेंस मिलते हैं कि ये यहाँ से, देखिए यहाँ से चल के सीधे सीधे अपन समझ के चलिए, यहाँ पे हमें उर के पास में चीजें मिल रही हैं, हमारे पास में मगन के पास में ट्रांसपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, हमारे पास में दैमन के पास में चीजें समझ में आ रही है। एक तरह से पता चल रहा है कि ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत हाई लेवल पे चल रहा है इनका। देखते हैं अब हम इंपोर्ट क्या क्या करते थे बाहर से। ये तो हमने देखा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट क्या करते थे हम अफगान से लेप्सी लजोरी लेते थे अफगान से। ठीक है, ये देखिए ये लेप्सी लगोजी। ठीक है, हम तुर्कमेनिस्तान से जेड लेते थे, देखिए जेड है। हम खुसारन, ये सेंट्रल एशिया वाले रीजन से टिन ले रहे थे, सेंट्रल एशिया से टिन आ रहा था। हम वेस्ट एशिया, पर्शियन गल्फ से ये चेलराइट का पत्थर ले रहे थे। इस टाइप से कई प्रकार की चीज हम अपने आप को ले रहे थे। अब देखिए मेजर ट्रेड रूट्स क्या क्या थे इनके। अब अभी हमने चीजें समझ ली, रॉ मटेरियल समझ लिया, क्या गुड्स है, रूट्स के बारे में समझे, तो हमें जनरली दो प्रकार के रूट्स मिलते हैं। एक मिलता है नॉर्दर्न रूट, एक मिलता है साउदर्न रूट। जो नॉर्दर्न रूट है ये नॉर्दर्न अफगानिस्तान से होती है, नॉर्थ ईरान जाएगा, फिर तुर्किस्तान और मेसोपोटामिया की तरफ आगे बढ़ेगा, और धीरे धीरे करके ये चीज साउथ सच एज शोर्टुगाई और यहाँ से किश होते हुए चीजें जाएंगी नॉर्थ साइड से। दूसरा पता है साउदर्न रूट भी है, जो साउदर्न निसार से होते हुए उर की तरफ जाएगा, हम देखेंगे एक फिर से देखेंगे। और दूसरा हमें मिलता है मेराइन रूट, ये है लैंड रूट। ठीक है, लैंड रूट, और ये है मेराइन रूट। मेराइन रूट कैसे, सुक्ता जंडौर से होते बालाकोट और दाराबार कोट से होते हुए हम कई इंपॉर्टेंट रूट पकड़ेंगे। ठीक है, जो लोथल से होते धोलावीरा के पास में पता चलता है मेराइन रूट ही फॉलो करते हैं। देखिए शायद यहाँ पे है, मैं इस चीज को फिर से एग्जाम्पल दूंगा। हमें दो प्रकार के रूट्स मिले, इनको हमने समझने की कोशिश करेंगे आगे जाके फिर से। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या क्या थे हमें पास में पता चलता है। मेसोपोटामिया में एक जगह रिकॉर्ड मिला है, मेसोपोटामिया में एक जगह इंस्क्रिप्शन में पता चलता है, जो कहते हैं कि वहां के किंग थे, सारगोन ऑफ अकड़ एक जगह है, जो कहते हैं कि भाई हमारे पास में डायमोन से शिप्स आती थी, और मगन और मेहलुआ से शिप्स आती थी, वो हमें डॉक यार्ड में खड़ी होती थी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सील हमें मिलती है। देखिए ये शिप्स है, टेराकोटा की मॉडल शिप मिलती है। मतलब क्या कि मेसोपोटामिया के एक राजा, अब यहाँ से देखते चलते हैं, मेसोपोटामिया के राजा कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे डॉक यार्ड से मगन
ये जो हमने पोएट समझे थे ना अभी, हाँ, मगन, मेलुआ, बैमुन, और यहाँ से आके हमारे पास में डॉकयार्ड में हमारे पास में आके शिप्स रुकती हैं। यहाँ पॉइंट समझ में आता है, ये राजा ने बताया, किंग के बारे में एविडेंस मिलता है, क्योंकि देखिए मेसोपोटामिया के स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर लिया गया। अब इनका एक्सचेंज कैसा था, बार्टर सिस्टम था कि आप हमें घोड़ा दो, हम आपको ये चीज देंगे। इस प्रकार से चीजें चल रही थी। अब देखिए अदर ट्रेड रीजन क्या था, मेसोपोटामिया में कृष, सूसा, निपुर, इस टाइप कई जगह हो रहा था। हम अफगानिस्तान छोटूगाई से कर रहे थे, ओमान पेनिसुला से हमारा था, ईरान से हमारा ट्रेड चल रहा था। अब ट्रेड को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए धोलावीरा वगैरह वाला जो कोस्टल एरिया है, ये यहाँ से पर्शिया होते हुए, पर्शियन गल्फ से होते हुए मेसोपोटामिया की तरफ जाता था। और दूसरा हमारे पास में जो रूट मिल रहा था, इनलैंड रूट, वो हड़प्पा से होते 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 पूरा मेसोपोटामिया की तरफ जा रहा था। मतलब लोगों के पास में दो ऑप्शंस थे कि वो पानी से जा सकते थे और लैंड रूट से भी जा सकते थे। इस प्रकार से ईरान होती है, जब भी हमने लैंड रूट वाला पॉइंट पढ़ा, ओवर लैंड रूट मतलब लैंड रूट और मेरैन रूट, इन दोनों के बारे में डिस्कस किया। इस चीज के बारे में समझने की कोशिश करें। देखिए एक चल रहा है साउथ का, एक चल रहा है नॉर्थ का रूट। तो कुछ लोग साउथ के से जाते थे, कुछ नॉर्थ रूट से जाते थे। मतलब इन लैंड में भी नॉर्थ रूट में भी चलता था, साउथ रूट में भी चलता था। इस प्रकार से कई एग्जाम्पल मिलते हैं रूट्स के। तो इसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि भाई इंडस वैली का बहुत ज्यादा ट्रेड चल रहा था अपने आसपास के रीजन से। अब देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक क्वेश्चन को डील करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आया था, शायद बता पाऊँ। देखिए जो देखिए यहाँ पे ट्रेड के बारे में आपको बताना पड़े, कल्चरल कॉन्टेक्ट के बारे में बता सकती हो, टाउन प्लानिंग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, मेजर सिटीज, अभी ये पॉइंट बचा है, हम डिक्लाइन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सडन डिक्लाइन के ऊपर आएगा। बरियल कस्टम्स के बारे में आज की क्लास हमने पढ़ा, ट्रेड के बारे में आज हमने जाना। फिर इसके बाद में ट्रेड फिर से आता है कि भाई पैटर्न कैसा था ट्रेड में, पैटर्न को समझाइए। नेचर कैसा चल रहा था कंटेम्प्रेरी कल्चर्स के साथ में। रिलीजन के बारे में भी आज हमने कई बातें करी, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी फील्ड के बारे में बात करी, फायर एल्टर्स के बारे में बात करी, साइलेंट फीचर्स को लास्ट वीडियोस में हमने कवर किया है। फिर इसके बाद में इंडस सिविलाइजेशन के बारे में हमने समझ लिया। आज थोड़ा सा आप इसको यहाँ से भी लिंक कर सकते हो ट्रेड को कि भैया आउटसाइड का कैसे मतलब इंडस वैली का चालकोलिथिक कल्चर के साथ कैसा ट्रेड था। सील्स के बारे में हम जान चुके हैं, इकोनॉमिक कल्चरल लाइफ और रिलीजियस लाइफ के बारे में डिस्कस हो गया है। वाटर मैनेजमेंट के लेकर हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया है। आगे देखेंगे हमने डाइवर्सिटी ऑफ सस्टेनेबल बेसिस के बारे में डिस्कस किया है। अब इसके बाद में और देखते हैं कि हमने ग्राउंड वाटर, हाँ ये हमने ज्योग्राफी को लेकर बात करी थी कि कैसे ब्रेड क्लाइमेट थ्योरी चलती है, कैसे कॉन्स्टेंट थ्योरी चल रही है, कैसे उस टाइम पे एरिया था, उसके बारे में जाना है। फिर इसके बाद हमने एग्रीकल्चर, कैसे मास्टरी ऑफ एग्रीकल्चर के कारण सिटीज बनती है, इसके बारे में हमने पूरे एग्रीकल्चर का इंपैक्ट अच्छे से पूरे चार्ट के थ्रू पढ़ा था। इसके बाद हमने इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स मतलब कैसे ज्योग्राफी और कैसे एनवायरनमेंट इम्पैक्ट करता है हमारे इंडस वैली की सिविलाइजेशन की 4 को, इसके बारे में थोड़ा समय भी समझ लिया है लास्ट जो हमने थ्योरीज पढ़ी है उसको लेके। और एक ग्रेजुअल एवोल्यूशन के बारे में भी हमने जाना है, कैसे चीजें रीजनल ग्रेजुअल एवोल्यूशन हो रहा है विद द यूनिफॉर्मिटी ऑफ थिंग्स। तो यहाँ से हमारे पास में कई पॉइंट्स बन जाते हैं। और देखिए यहाँ पे भी एक दो जगह ट्रेड को लेके क्वेश्चन आए हैं नेट में। देखिए ये भी ट्रेड को लेके डॉकयार्ड के एविडेंसेस आते हैं। सॉरी, माय बैड, ट्रेड देखिए ये भी एक असेशन रीजन का क्वेश्चन ट्रेड को लेके, जो आप देख सकते हो कहाँ कहाँ से ट्रेड चल रहा था आपको बताना पड़ेगा। और ये फीचर्स के ऊपर क्वेश्चन है। तो यहाँ से हमारे पास में बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाती है इंडस वैली को लेके। तो अब अगर हम अपने टॉपिक को कंक्लूड करते हैं तो पता चलता है कि भाई आज के टॉपिक पे हमने अपने पार्ट 5 में रिलीजियस एस्पेक्ट को पढ़ा, बरियल एस्पेक्ट्स को समझा और ट्रेड को समझा। अब लास्ट पार्ट 6 में हम जानेंगे कि डिक्लाइन कैसा था, और पार्ट 6 के एंडिंग में हम एक थोड़ा सा एनालिटिकल व्यू से पूरी चीज़ों को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, समय के अनुसार ऐसा बचता है। तो आज के पार्ट में ये कवर करते हैं और कोशिश करते हैं कि आगे जाके और क्लासेस आपको इजी करवा पाऊँ और इजी वे में बता पाऊँ। स्लाइड में बहुत सारा डाटा दिया है, मैं आपको कोशिश करूंगा कि आप रुकें उस पॉइंट पे, लाइन को पढ़ें, फिर मेरी बात को सुने, शायद आप कनेक्ट कर पाएं, बुक जरूर पढ़ें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपके रिव्यूज हैं उसको कमेंट सेक्शन में डालें।